देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों के वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले से जुड़ी हुई, जिसका आखिरी मुकाबला इस वक्त खेला जा रहा है और चटगांव में खेले जा रहे इस मुकाबले में ईशान किशन ने डबल सेंचुरी जड़ा है। वहीं विराट कोहली ने 113 रनों की पारी खेली है। ईशान दोहरा शतक बनाने वाले भारतीय चौथे ऐसे खिलाड़ी बन गए जिनके नाम ये कीर्तिमान अब जुड़ चुका है। ईशान के दोहरा शतक से बिहार में खुशी की लहर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उनके पटना स्थित आवास की देख रहे हैं, जहां उनके माता पिता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मिठाइयों का दौर चल रहा है, लोगों को मुंह मीठा कराया जा रहा है और खुशी ईशान किशन के दोहरे शतक के साथ बिहार के लोगों को और परिवार को हासिल हुई है। ईशान किशन के दोहरे शतक से उनका पूरा परिवार इस वक्त बेहद खुश है। ईशान के पटना स्थित आवास पर खुशी का माहौल, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। माता पिता बेटे के इस दोहरे शतक का जश्न मना रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ईशान के पिता बेहद भावुक नजर आए। खुशी का समय है कि मतलब अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है ईशान का। आज हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि मौका लगेगा तो वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। शुरू से ही जब मैच शुरू हुआ था उस समय से ही आपको क्या लग रहा था जब आप देख रहे होंगे मैच को? नहीं, शुरू में तो हमको लग रहा था कि बस जस्ट ये अपने आप को वो कर ले, स्टैंड करे, खड़ा रहे, क्योंकि जो एग्रेसिव बैटिंग की आदत है तो हमको लगा कि वो पहले अपने आप को सेट कर ले, क्योंकि 50 ओवर गेम है तो शुरू से ही एग्रेशन में नहीं आना है, शुरू से ही हिट नहीं करना है। ये हम सोच रहे थे ऐसा, और उसने वैसा ही किया भी। 50 रन के बाद पहला शतक, आपने सोचा होगा कि दूसरा शतक भी लगेगा आज? नहीं, 50 रन के बाद उसने बॉल को हिट करना शुरू किया था। अच्छा लग रहा था कि ठीक है, 100 के बाद तो फिर हो गया कि अब ये तो प्रेशर रिलीज हो गया और अब कंटिन्यूअसली ये मारेगा। ये थोड़ा डर भी लग रहा था 200 बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, 200 के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे थे। मतलब टीम का स्कोर बेटर से बेटर हो, ये हम लोग के लिए ज़्यादा बेटर था, क्योंकि पहले 2 मैच में हम लोग बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, तो लग रहा था कि टीम किसी भी तरह बहुत बढ़िया स्कोर बनाए। बहुत इस दिन का इंतजार था कि ईशान को कब मौका मिलेगा और वो इतना अच्छा प्रदर्शन करेगा और इंडिया को जिताने में अपना पूरा सहयोग देगा, और उसने किया तो आज बहुत खुश हैं और सब लोगों का आशीर्वाद ईशान के साथ बहुत अच्छा। कब बात हुई थी आखिरी बार बेटे से आपकी? अभी मैच के पहले बात हुई थी क्या? मैच के पहले नहीं, लेकिन हाँ कल तो बात हुई थी, मेरी बात हुई थी। क्या कहा था ईशान किशन ने आज के मैच को? नॉर्मल ज्यादा बात वो बाबू को लेके ही करता है अपना, जब भी उसको थोड़ा फ्रेशनेस होने का मन होता है तो वो इससे बात करता है। उसके बाद मैच को लेकर कोई बात नहीं, बस ऐसे ही अपनी मस्ती के लिए बात। आपने सोचा था कि 200 रन बनाएगा आपका बेटा? बिल्कुल, क्योंकि ईशान तो जब भी बहुत अच्छा खेलता है, प्राउड हम उसके बचपन से ही उसके खेल से हमको बहुत प्राउड फील करते हैं उसके खेल को लेकर, क्योंकि उसका बैटिंग हमको बहुत अच्छा लगता है, उसकी कीपिंग हमको बहुत अच्छी लगती है। तो विश्वास है कि ईशान जब भी खेलेगा तो अच्छा करेगा। मैच है, कभी नहीं, कभी अच्छा कभी खराब, ये तो होता ही रहता है, लेकिन ऐसे ईशान बहुत अच्छे प्लेयर हैं और मैं तो माँ हूं तो मुझे तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी से बिहार के खिलाड़ी भी खुशी से झूम उठे हैं। उन्हें गर्व का एहसास हो रहा है। खिलाड़ी ये मानते हैं कि दोहरा शतक लगाकर ईशान ने ये साबित कर दिया कि वो एक विश्व स्तरीय बल्लेबाज हैं, लेकिन साथ ही ये मलाल भी उन्हें है कि ईशान किशन को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका नहीं मिला। तो
वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाकर अपने नाम कई रिकॉर्ड करने वाले ईशान किशन के पैतृक घर नवादा में भी जश्न का माहौल है। ईशान के बल्ले से दोहरा शतक निकलने के बाद उनकी दादी डॉक्टर सावित्री शर्मा ने अपने क्लिनिक में आए लोगों को मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। पोते को ऐसे ही शानदार तरक्की से मिलती रहे, वो शानदार तरीके से खेलता रहे, इसकी कामना दादी की तरफ से की गई। और तस्वीरें देखिए, ये उनकी दादी सावित्री का क्लिनिक भी है, वो पेशे से डॉक्टर हैं और वहां पर जो लोग पहुंचे हुए थे उन्हें मिठाई खिलाई गई अपने पोते के इस उपलब्धि को लेकर। काफी कैसा अब लग रहा है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लगा, पूरे देशवासी को अच्छा लग रहा है, हमको वैसे पूरे परिवार को अच्छा लग रहा है जी। क्या क्या कहेंगे उसके लिए, आगे के लिए? और अच्छा करे और खेले अच्छा, और हम लोग आप लोग का नाम ऊंचा करे, हम लोग का नाम ऊंचा हो। वही बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां पर ट्रेन से 4.5 किलो सोना बरामद किया गया है। 3 तस्कर को इसके साथ ही गिरफ्तार किया गया। बरामद सोने की कीमत तकरीबन 2,57,00,000 के आसपास आंकी जा रही है। गया से डीआरआई की टीम ने इन तीनों तस्कर को पकड़ा है। साथ ही सोने की बरामदगी की गई है, जिसकी कीमत 2,57,00,000 रुपए के आसपास आंकी गई है। ट्रेन से 4.5 किलो सोना की बरामदगी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और अब बात साइबर ठग की। साइबर ठग किस तरह से भोले भाले लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं, इसका एक नया मामला गोपालगंज से सामने आया। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उस लड़की की तस्वीर है जिसने 510 रुपए के एक सूट, जिसका ऑर्डर उसने किया था, उस सूट के चक्कर में 3 लाख रुपए गवा दिए। ऑनलाइन शॉपिंग की गई और इसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 510 रुपए का सूट खरीदा जाता है। साइबर ठगों ने इसी दौरान 3 लाख का चूना इसे लगा दिया। स्नातक की छात्रा साक्षी कुमारी ने पिछले सप्ताह ही ऑनलाइन शॉपिंग साइट से 510 रुपए का सूट खरीदा था। खरीदारी करते ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज मिलता है। साइबर ठगों ने लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज यानी कि 12,60,000 रुपए कैश या फिर टाटा सफारी कार जीतने की सूचना इस मैसेज के जरिए साक्षी को दी। कॉल करने वाले साइबर ठगों ने खुद को ऐप का अधिकारी बताया, यानी कि जिस ऐप के जरिए खरीदारी की गई थी उसी ऐप का अधिकारी साइबर ठगों की तरफ से बताया जाता है खुद को। साइबर ठगों ने लकी ड्रॉ में मिले इनाम को पाने के लिए फॉर्म चार्ज, जीएसटी, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी चार्ज, टीडीएस के नाम पर 3 लाख रुपए अकाउंट में जमा करने को कहा और यहीं पर साक्षी धोखा खा जाती हैं। उसने लालच के चक्कर में आकर 3 लाख रुपए गवा दिए और साइबर ठगों के अकाउंट में ये पैसे जमा करा दिए। साइबर ठगी के मामले में जैसे ही साक्षी को इस बात की भनक लगती है कि वो अब ठगी का शिकार हो चुकी है, वो थाने पहुंची, मामला दर्ज कराया गया। पैसा ट्रांसफर होने के बाद साइबर ठगों ने हर बार की तरह एक बार फिर से नंबर स्विच ऑफ कर लिया। कॉल आना बंद हो जाता है, मोबाइल नंबर बंद पाया जाता है। 3 लाख रुपए गंवाने के बाद अब छात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है। साइबर ठगी का ये कोई पहला मामला नहीं है। गोपालगंज के अलग अलग थानों की अगर हम बात कर ले तो पिछले 6 महीने में साइबर ठगी के अब तक 45 मामले दर्ज हुए हैं। ऑर्डर किया था, ठीक है, इसका दाम था 530 रुपए, जो कि इसने मुझे 510 रुपए में दिया था और ये सूट आ चुका है और इसी पे मेरा विनिंग प्राइज निकला था। कितने तारीख को मैसेज है प्राइज का? 5 तारीख। क्या था विनिंग प्राइज में? विनिंग प्राइज में था 12,60,000 रुपया और टाटा सफारी। तो आपने कार के लिए बोल दिया था? मैंने बोला कि मुझे कैश चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए। और वो जो कॉल किए थे वो क्या बता रहे थे खुद को? तो वो बोल रहे थे कि मैं मीशो के तरफ से बोल रहा हूँ, आप विनिंग प्राइज जीती हैं, आपको आपका लकी ड्रॉ निकला है या फिर आपको कार मिलेगा, नहीं तो फिर कैश मिलेगा 12,60,000। इस तरह से साइबर क्राइम करने वाले लोग अपने प्रलोभन में बातचीत में फंसा लेते हैं कि जानबूझ के भी लोग समझते हैं कि गलत हो सकता है, गलत हो रहा है, फिर भी उनकी ये कार्यों में फंस जाते हैं। तो मैं वैसे सभी लोगों से जो इस तरह यूपीआई करते हैं, मनी का ट्रांसफ़र ऑनलाइन करते हैं, एक ही बात कहेंगे कि कोई भी बैंक कभी भी किसी से उसका पिन नहीं पूछता है।
तो ऐसे में साइबर ठगों से सावधान रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। साइबर ठग आपकी जेब से पैसा नहीं निकालते हैं। साइबर ठग आपको लालच देते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं और आप उसके चक्कर में आ जाते हैं और खुद अपने हाथों अपनी गाढ़ी कमाई को गवा देते हैं। आपको इनाम या फिर लकी ड्रॉ जीतने की बात कही जाती है इन साइबर ठगों की तरफ से। आपको 20 या 50 लाख जीतने की बात कहकर लालच दिया जाता है, आकर्षित किया जाता है। ये आपसे आपकी गोपनीय जानकारी मांगते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का यूजर नेम, पासवर्ड इनकी तरफ से आपसे मांगा जाता है। आधार नंबर, दूसरी तमाम वो कॉन्फिडेंशियल जानकारी जिसे आप किसी को भी शेयर ना करें, वो तमाम जानकारी आपसे मांगी जाती है। सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की डिमांड करते हैं और फंड ट्रांसफर होते ही फोन बंद हो जाता है। फंड ट्रांसफर होते ही ये फोन नंबर जिससे आपको बार बार कॉल आ रहा था, वो फोन नंबर स्विच ऑफ पाया जाता है और तब जाकर आपको एहसास होता है कि आप ठगी के शिकार हो चुके हैं। तो सावधान रहिए, सचेत रहिए और अपनी किसी भी जानकारी को किसी के साथ लालच में आकर शेयर न कीजिए। पूर्वी चंपारण की चकिया में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चकिया के सिहुरबा गांव में छापेमारी की, जहां से बांसबाड़ी में छिपाकर रखी गई देखिए 443 लीटर शराब की खेप को बरामद किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि शराब कारोबारी यहां से भाग खड़े हुए। जब्त शराब की कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। तो बांसवाड़ी में छिपाकर रखी गई ये शराब जिसे बरामद किया गया, 5 लाख की विदेशी शराब ये बताई जा रही है। भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी की गई है और अब जो कारोबारी यहां पर इस शराब के धंधे में लगे हुए थे, उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की कार्रवाई होती हुई। पहले संगठनात्मक चुनाव, फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक और इसके बाद पार्टी का खुला अधिवेशन। जी हां, ताबड़तोड़ हो रही बैठकों और पार्टी नेताओं की गतिविधियों से यह साफ है कि जेडीयू 2024 के लिए अब जी जान से जुट चुका है। बैठकों से पहले कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू की हार से पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन पार्टी की नजर अब 2024 पर जाकर टिक गई है। सीएम नीतीश कुमार अपना मुंह भले न खोलें, लेकिन पार्टी नेता और कार्यकर्ता ये मान चुके हैं कि नीतीश कुमार 2024 में पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि 2024 में नीतीश की नैया आखिर कैसे पार लगेगी। तो पटना के पार्टी कार्यालय में आज जेडीयू के राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक इस वक्त हो रही है। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही पार्टी के तमाम नेता और अधिकारी शामिल हो रहे हैं। कल एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी का खुला अधिवेशन बुलाया गया है, जहां पर यह अधिवेशन होता हुआ नजर आएगा। आज और कल होने वाली बैठकों में 2025 के रोड मैप पर चर्चा होगी। यहां 2024 को लेकर चर्चा होगी। इस बात पर महामंथन किया जाएगा कि महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाकर कैसे बीजेपी को 2024 में सत्ता से बाहर किया जाए। हालांकि जेडीयू के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। तो बैठकों का दौर जो है वो लगातार चलता हुआ। कल एसके मेमोरियल पार्टी जो हॉल है वहां पर पार्टी का खुला अधिवेशन बुलाया गया है। 2024 के रोड मैप पर जेडीयू का महामंथन होता हुआ नजर आएगा और इसे लेकर आज भी बैठकों का जब दौर चल रहा है तो तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो कुर्नी उपचुनाव में हार की बात हो या 2024 को लेकर के स्ट्रेटेजी बनाने की बात हो या फिर 2025 को लेकर ग्राउंड पर फोकस करने की बात हो, ये तमाम विषयों पर मंथन और चर्चा लगातार होती हुई। 2024 में सब लोगों को इकट्ठा कर सके, वो भी एक लाइन पार्टी का रहा है लगातार। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो अभियान शुरू किया है, जो उनके पिछले दिल्ली यात्रा में दिखाई पड़ रहा था,
तो इस अभियान को और धारदार तरीके से इस पर आगे काम किया जाएगा। हमारी क्या सोच है समाज के विषय में, कैसे आगे बढ़ सकता है, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और तो एजेंडा जो होगा अध्यक्ष की अनुमति से और रखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बैठक है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह भी ये कह रहे हैं कि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और कई चर्चाएं इस बैठक के दौरान होने वाली हैं। देखना होगा कि इस बैठक से जो निष्कर्ष निकलता है उसे ग्राउंड पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बैठक के बाद गुलाम रसूल बलियावी से बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम रसूल बलियावी, जरा आप भी सुनिए। ये बैठक जो नियमतः होती है उसी की बैठक थी। और इसमें क्या कुछ चर्चा हुई, किस बात को? भाई पार्टी का संगठन विस्तार, सदस्यता और जो कुछ भी अब तक कार्य किए गए हैं, आगे की रणनीति, जो एजेंडे होते हैं वो सब फिर आएंगे। और नीतीश कुमार को लेकर भी कि राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे, क्या कुछ भूमिका रहेगी, इस पर भी चर्चा हुई? वो सब केसी त्यागी जी शेयर करेंगे। तो जेडीयू की बैठक पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जेडीयू पार्टी नहीं, एक गैंग है। सीएम नीतीश कुमार को अब आश्रम में ही रहना है। की राजनीति में नीतीश कुमार जी की पार्टी वो गैंग है। ये पार्टी किसने कहा? वो तो गैंग है। आदरणीय जौहर साहब से लेकर शरद यादव जी से लेकर सबको पार्टी से तो निकाल दिया। पार्टी कहाँ है? मेरे पिताजी ने पार्टी बनाई थी, पार्टी को हाईजैक नीतीश कुमार ने कर लिया। नीतीश कुमार गैंग है, ये गैंग चलाते हैं। आरसीपी जी कहते हैं ना, गैंग है। कोहनी में हार पर संतोष मांझी का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ये केवल नीतीश कुमार की हार नहीं है, इस हार को पूरे महागठबंधन को अपनी हार के तौर पर देखना चाहिए। महागठबंधन में अकेले नीतीश कुमार नहीं है, सबको हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी एक के बारे में इस तरह से बात करना, ऐसा कुछ बोलना उचित नहीं है। नीतीश कुमार का आदर होना चाहिए, ये कह रहे हैं संतोष मांझी। अगर अकेले नीतीश कुमार जी बार नहीं, हार तो सबकी हार है, महागठबंधन की हार है। और यहाँ पर भाजपा जीती है तो महागठबंधन में एक नीतीश कुमार जी नहीं है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं तो बुरे काम का भी उनका ऊपर सबको लेना चाहिए। सब लोग, हम लोग अगर अच्छे कामों का बखान करते हैं तो बुरे काम, जो कोई भी बुरा का मतलब है कि जो भी हमारा नकारात्मक जो रिजल्ट आया, इसके लिए सब लोग को लेना चाहिए अपने पर। किसी एक व्यक्ति के बारे में बोल करके हम समझते हैं अच्छी बात नहीं, गठबंधन धर्म के खिलाफ है। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि गठबंधन में एक दायरा होता है, एक सीमा हो, तो उस सीमा से बोलना चाहिए। और हमारे जो नेता हैं जिनके अगुवाई में हमारा सरकार चल रहा है, उनका आदर भी करना चाहिए। तो बीजेपी का जेडीयू पर पलटवार भी सामने आ गया। पिछड़ा आरक्षण खत्म करने पर हमला किया गया है। सुशील मोदी ने ललन सिंह से सवाल पूछा कि कुर्नी में हार का कारण क्या है। सीएम नीतीश कुमार पर तंज भी इस दौरान कसा गया। तंज कसते हुए कहा गया कि खत्म हो गई नीतीश कुमार की चमक। करते हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी से। सुशील जी, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने नगर निगम चुनाव में अति पिछड़े आरक्षण को लेकर के सवाल खड़ा किया है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग साजिश कर रहे थे लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। अति पिछड़ा आरक्षण खत्म करने की साजिश थी आप लोगों की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी को तो पहले यह जवाब देना चाहिए कि कुर्नी में वो क्यों हार गए। बहुत ताकत लगाए थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जाति बिरादरी में को पूरा मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसका एक भी वोट क्यों नहीं वो मनोज कुशवाहा का दिला पाए, तो पहले तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। जेडीयू की 2 दिवसीय बैठक हो रही है पटना में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, स्ट्रेटजी बन रही है। कैसे देख रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर के और पूरे जेडीयू की संभावना को 24 में? देखिए, जो मुख्यमंत्री अपने राज्य में 2 बाई इलेक्शन जीत नहीं सकता है, अब पहली बार महागठबंधन की परीक्षा जिसमें पराजित हो गए, तो कौन उनको स्वीकार करेगा? तो इनकी जो चमक थी वो तो खत्म हो गई। तो ये थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी। कैमरामैन आकाश ठाकुर के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।
तो कुर्नी उपचुनाव में 10,000 वोट लाने वाले वीआईपी पार्टी हार के बावजूद जश्न मना रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तस्वीरें जश्न की आपके सामने इस वक्त हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी आपको नजर आ रहे होंगे लड्डू बांटते हुए। मुकेश सहनी पहुंचे हुए कुर्नी और हार मिलने के बावजूद कुर्नी आकर लोगों के बीच घी के लड्डू बांट रहे हैं। उन्होंने ये लड्डू बांटने से पहले जब न्यूज 18 से बातचीत की तो कहा कि 10,000 वोट मिलना यही हमारी सफलता है, यही उपलब्धि, और इसीलिए घी के लड्डू मैं खुद बांटूंगा। लड्डू रिजल्ट के दिन बनवाया गया था। मुकेश सहनी ने यह कहा कि वो रिजल्ट से खुश हैं। 10,000 वोट अपने काबिलियत से उन्होंने लाया है। अकेले चुनावी मैदान में पहली बार उतरकर ये 10,000 वोट मिलना उपलब्धि है। सभी वर्गों ने सहयोग किया है, इसलिए मुंह मीठा कराऊंगा। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू, नीतीश और रामविलास पासवान के बाद मैं चौथा नेता हूं जो खुद की मेहनत से नेता बना है और इसीलिए ये लड्डू बनता है। एक दलित को बेटी को 30,000 वोट दे दिया और यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि मलाह और भूमियार एक नहीं हो सकता है, और यहाँ पे हमने अपना वोट को अपर कास्ट में ट्रांसफर करके भी दिखा दिया बिहार को कि हम जहां कहते हैं वहां पे वोट जाता है। और ये बिहार में 3 नेता के बाद चौथा नेता का नाम अगर है अपने दम पर, बाबूजी के दम पे 2 नेता और हैं, लेकिन हम अपने दम पे हैं, आपके दम पे हैं, तो ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी जीत है। तो इसीलिए मुकेश सहनी जो है वो लड्डू बांट रहे हैं। कह रहे हैं कि 10,000 वोट जो मिला वो भी सफलता है, वो भी जीत है और इस जीत का जश्न जरूरी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।